तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम एनसीईआरटी 8 क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर 7 का जो शेष पॉइंट बचा हुआ है वो पढ़ाएंगे। पिछला क्लास में हमने इसके अधिकांश पॉइंट को हमने पढ़ा दिए थे और अब जो बचे हुए पॉइंट है वो पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट है आपका अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भारतीयों का सोच। जी हाँ, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भारतीयों का सोच। तो मैं आप लोग को एक बार अवगत करा दे कि 1830 ईस्वी में ही अंग्रेज ने एक अंग्रेजी व्यक्ति को भारत भेजे थे कि भारत की शिक्षा को जाके देखिए कि भारत में किस तरह की शिक्षा है। और वह व्यक्ति थे विलियम एडम। और भारतीयों की शिक्षा जो उस टाइम में थी बिल्कुल ही प्राचीन तौर तरीके से शिक्षा दी जाती थी। इसका जिक्र मैंने पिछले कई वीडियो में कर चुके हैं और आज मैं इतना बता दूं कि भारतीयों का जो तौर तरीके थे उस टाइम में शिक्षा की ग्रहण करने की वो बिल्कुल ही प्राचीन थी। कॉपी कलम, टेबल डेस्क, बेंच, बोर्ड इत्यादि का उपयोग शिक्षा ग्रहण करने में नहीं की जाती थी, बस सुन के शिक्षा ग्रहण की जाती थी। साथ ही साथ हर एक वर्ग के लिए अलग अलग क्लासरूम नहीं होती थी। सभी बच्चे एक साथ ही बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। विलियम एडम जब इंग्लैंड गया और इंग्लैंड जाकर उन्होंने जब अंग्रेज को बताया कि भारत में इस तरह की शिक्षा नीति है, तब क्या हुआ उस पर आज हम विशेष जोर। नई शिक्षा नीति है किसके रिपोर्ट यानी किसके यानी विलियम एडम को भेजा गया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि विलियम एडम ने जब भारत का भ्रमण करके वापस इंग्लैंड गया तो उन्होंने जो इंग्लैंड सरकार को भारत की शिक्षा नीति, पद्धति, स्थिति का रिपोर्ट सौंपा, तो उसके अध्ययन के बाद या उसके उपरांत अंग्रेजी सरकार ने डिसीजन ली कि भारत में एक विशेष शिक्षा नीति के तहत शिक्षा दी जाए। और फिर क्या हुआ, 1854 ईस्वी में अंग्रेज ने भारत में एक विशेष शिक्षा नीति जारी की। अब खेला यहीं से शुरू होता है। जैसे ही 1854 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा भारत में नई शिक्षा नीति लागू हुई, तो उस शिक्षा नीति का भारत के अधिक से अधिक लोग क्या करने लगा, विरोध करने लगा। और क्या कह के विरोध करने लगा, यह कह के विरोध करने लगा कि यह शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति, भारतीय मान मर्यादा के खिलाफ है। यहाँ के लोगों को यह शिक्षा नीति अंग्रेज का भक्त बना देगा, अंग्रेज का और दास बना देगा, अंग्रेज की शासन को और लंबा दिन तक यहाँ रहने का अवसर देगा। इस तरह से भारत के कई विद्वानों, कई संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किया और जिसमें से सबसे प्रमुख दो व्यक्ति मिले थे। एक महात्मा गांधी है, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो मैंने जो एक छोटा सा वक्तव्य दिए उससे स्पष्ट हो रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भारतीयों का क्या सोच थी। और इससे और स्पष्टता चाहते हैं तो दोनों को सुनना पड़ेगा आपको। पहला कि जो अंग्रेजी शिक्षा नीति के जो विरोधियों में से प्रमुख जो दो थे उन दोनों का सुना देते हैं। पहला महात्मा गांधी और दूसरा रविन्द्रनाथ। महात्मा गांधी के विषय में हमने वैसे पिछले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन आज भी हम संक्षेप में बता दें कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा नीति अर्थात 1854 में जो एक नई शिक्षा नीति आई थी उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया था। और यह कहकर विरोध किया था कि अंग्रेजी शिक्षा नीति
भारत की संस्कृति का विनाशक है। अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत के लोगों को अंग्रेज का पिट्ठू बना देती है। अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत के सभ्यता के खिलाफ है। अंग्रेजी शिक्षा नीति भारतीयों को लालची बना देगा। अंग्रेजी शिक्षा नीति भारतीयों के स्वाभिमान को नीचा कर देगा, उसके स्तर को नीचा गिरा देगा। इस तरह से उन्होंने कई दलील देकर अंग्रेजी शिक्षा नीति का विरोध करते रहे और स्कूल, कॉलेज, छात्र यहाँ भारत के पढ़े लिखे लोगों से आह्वान करते रहे कि अंग्रेजी शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका अनुसरण नहीं करें। तो इससे भी स्पष्ट होता है, चूंकि महात्मा गांधी एक राष्ट्रवादी व्यक्तियों में से एक थे, जिसके बात पर, जिसके इशारों पर कहिए तो भारत के कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जो नहीं अमल करते होंगे, अधिकांशतः लोग उसके बात पर अमल करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब महात्मा गांधी ने ये बात कही तो भारत में इस शिक्षा के, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति लोगों में क्या सोच उत्पन्न हुई होगी। अब दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा नीति के जो प्रमुख विरोधी थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। मैं थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में बता दूं। रविन्द्रनाथ टैगोर बचपन में जब स्कूल जाते थे तो उसको बड़ी घुटन महसूस होता था स्कूल में, क्योंकि अंग्रेज के जो स्कूल थे वो अंग्रेज के ही स्कूल में पढ़े थे प्रारंभ में। अंग्रेज के जो स्कूल थे वो बिल्कुल ही नियम कायदे से जकड़े हुए थे। अनुशासन उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था और उस अनुशासन और उस नियम कायदे में यह इतने घुटन महसूस करते थे कि वह स्कूल ही बेकार लगने लगा था। ये बचपन से ही सोच रहा था कि स्कूल किस तरह से होनी चाहिए और लास्ट में उन्होंने अपने आप में एक डिसीजन निकाला था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करता हूं, उन्होंने निकाला था कि बचपन जो होते हैं वो खुद से सीखने वाली होती है, अर्थात ऐसी माहौल होनी चाहिए जहां खुद से कुछ करने का अवसर मिले, खुद से कुछ करने का मौका मिले। इस तरह की स्कूल कॉलेज होनी चाहिए। तो उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि हम जब बड़े होंगे तो स्कूल खोलेंगे, और ऐसे ही स्कूल खोलेंगे जहां पर बच्चे अपने मन से बहुत सारे काम करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे और कुछ करने के लिए, सीखने के लिए आजाद रहेंगे और प्रकृति से सीधा जुड़े हुए रहेंगे। और मैं बता दूं आपको, जब रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने अपने बचपन में जो सपना देखे थे उसको साकार करने के लिए शायद शांति निकेतन का नाम सुने होंगे, और कलकत्ता में पहला शांति निकेतन की स्थापना वही किए थे 1900 के आसपास है, 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कलकत्ता में की। और जिस शांति निकेतन में बिल्कुल ही प्रकृति के माहौल में, गोद में कहिए, वहां पर शिक्षा दी जाती थी, जहां बच्चे को खेलने धूपने से लेकर अपने मन से कई काम करने की आजादी रहती थी। तो इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब अंग्रेज की शिक्षा नीति आया तो उसका जमकर विरोध ही नहीं किया, बल्कि उसके समाधान के लिए उन्होंने शांति निकेतन जैसे शिक्षण संस्थान की स्थापना किया और उसको आगे बढ़ाने का भी काम किया। तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन दोनों के वक्तव्य को सुनने के बाद आप निश्चित ही समझ गए होंगे कि भारत अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भारतीयों का क्या सोच था। तो आज की क्लास को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।